नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे। 1 अगस्त से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म पहनने का फैसला लागू किया जा सकता है। हालांकि सेना की तरफ से अभी इसके लिए आधिकारिक बयान आना बाकी है। अभी हाल ही में जो सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ था उसमें इस बारे में विचार विमर्श किया गया और ये फैसला लिया गया सेना के कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं होगा। फ्लैग रैंक यानी कि ब्रिगेडियर और ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के हेडगियर, शोल्डर रैंक बैच, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते अब एक जैसे होंगे। ध्वज रैंक के अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे। भारतीय सेना के कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों की पहनी जाने वाली वर्दी पहले जैसे रहेगी। दरअसल ये फैसला क्यों लिया गया है इसे भी आप जान लीजिए। कहा यह जा रहा है कि रेजिमेंट की सीमाओं से परे वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सेवा मामलों में सामान्य पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी अपनाने का फैसला किया है, जो कि भारतीय सेना के चरित्र को भी मजबूत करेगा। दरअसल मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल सहित ब्रिगेडियर स्तर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की रेजिमेंटल सीमाएं नहीं होती हैं। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और ऊपर के अधिकारी वे होते हैं जो पहले से ही यूनिटों, बटालियनों की कमान संभाल चुके होते हैं और ज़्यादातर मुख्यालयों या फिर प्रतिष्ठानों में तैनात होते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों वियतनाम अब भारत से आकाश न्यू जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बातचीत करना शुरू कर चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि वियतनाम इस नए आकाश न्यू जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद सकता है। और यही नहीं, वियतनाम इसका स्थानीय स्तर पर अपने देश में प्रोडक्शन भी करना चाहता है, जिसमें कि वो भारत से इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी लेना चाहता है। आपको बता दें कि आकाश एनजी का 4 बार टेस्ट हो चुका है 2021 से और वियतनाम ने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी बारीकी से नज़र बना के रखी हुई है। डीआरडीओ इसके 2 वेरिएंट्स बना रहा है, एक भारतीय सेना के लिए और एक भारतीय वायुसेना के लिए, जो कि 3 मिसाइल वो भी 20 सेकंड में फायर कर सकती हैं और ये 80 किलोमीटर के रेंज में एरियल थ्रेट्स को तबाह कर सकता है। आकाश एनजी का प्रोडक्शन 2023 में क्लियर हो सकता है और वियतनाम इसका पहला कस्टमर बन सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत के जेट इंजन निर्माण को लेकर आ रही है और इसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि भारत के साथ जेट इंजन डील को लेकर कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा। इस बारे में एक साइंटिस्ट ने जानकारी दी है, हालांकि उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया। दरअसल इस साइंटिस्ट का कहना है कि जो वर्तमान में यानी कि करंट जनरेशन के जो जेट इंजन्स हैं जिनका ऑफर भारत के लिए किया गया है EMCA प्रोग्राम के लिए, उन्हें बाद में 6th जनरेशन के प्रोग्राम में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और भारत इंजन टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाएगा और भारत को अपने EMCA मार्क 2 पर भी काम करना है, जो कि 2035 से आएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ने भारत को अपने M88-4 इंजन के आधार पर एक इंजन का ऑफर किया है, लेकिन खुद फ्रांस भी एक नए जनरेशन के जेट इंजन का टेस्ट करने जा रहा है, जिसे कि वो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यूके का जो रोल्स रॉयस है, उन्होंने भारत को क्लीन स्लेट डिज़ाइन वाला इंजन प्रस्तुत किया है, जिसमें कि वो हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देना चाहता है। लेकिन दोस्तों ये इंजन जो है वो वेरिएबल साइकिल इंजन नहीं है। यही नहीं, रोल्स रॉयस ने एक और प्रपोजल भारत को दिया है, जिसमें कि उन्होंने भारत को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोजेक्ट में जोड़ने की बात कही है, जो कि इटली और जापान के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है और ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, जिसमें कि एक न्यू जनरेशन जेट इंजन होगा। यही नहीं दोस्तों, इस साइंटिस्ट ने कहा कि भारत को अब वेरिएबल साइकिल इंजन पर ध्यान देना जरूरी है, जिनका इस्तेमाल फ्यूचर के एयरक्राफ्ट्स में किया जा सकता है, यानी कि EMCA से भी आगे के जो प्रोजेक्ट्स भारत के होंगे फाइटर जेट के, उनमें इस नए इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल वेरिएबल साइकिल इंजन को जटिल उड़ान कार्यों के लिए पावर सिस्टम की प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग एयर फ्लो पाथ के बीच यानी कि ऊर्जा वितरण आवंटित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अलग एयर फ्लो पार्ट में करता है, जो कि पावर सिस्टम की परफॉर्मेंस की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और ये 6th जनरेशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। और दोस्तों कई देश 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक वेरिएबल साइकिल इंजन होना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज जिस इंजन की पेशकश हमें अमेरिका के द्वारा या यूके या फिर फ्रांस के द्वारा की जा रही है, वो सारी इंजन आने वाले समय में पुराने हो जाएंगे, जिन पर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सेना पश्चिमी पंजाब में इस महीने एक बड़ा युद्धाभ्यास करने वाली है, ताकि भारतीय सेना अपनी युद्ध की तैयारियों को परख सके। कहा यह जा रहा है कि इस अभ्यास की योजना सैन्य बलों की क्षमता और हाल ही में शामिल किए गए हथियारों और उपकरणों के प्रभाव को परखने के लिए बनाई गई है।
और इस दौरान रणनीति के तहत पश्चिमी मोर्चों पर सैनिकों की तैनाती की अनुपात की भी जांच की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि इस एक्सरसाइज में दुश्मन के खिलाफ तेजी से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना सहित सभी सशस्त्र बलों के हथियारों और सेवाओं के बीच तालमेल की भी परीक्षा होगी और इस युद्धाभ्यास में सेना के कमांडर, पश्चिमी कमान और अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में MiG-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स की चर्चा होनी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि 2025 तक ये सेवा में बना रहेगा और इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की योजना है। दरअसल वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास 3 MiG-21 स्क्वाड्रन्स है जो कि पश्चिम क्षेत्र में आगे के एयरबेस पर तैनात हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि घरेलू स्तर पर निर्मित होने वाले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी जो कि अगले साल से होने की उम्मीद है, जो कि MiG-21 स्क्वाड्रन्स की जगह लेंगे। भारतीय वायुसेना इस वक्त भारत के दक्षिणी भाग में तेजस Mk1 के 2 स्क्वाड्रन का संचालन कर रही है। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स 114 MRFA एयरक्राफ्ट को हासिल करने की भी प्रक्रिया पर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि द्विपक्षीय अभ्यास 11 मई तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। अजय वॉरियर एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे कि यूनाइटेड किंगडम और भारत में आयोजित किया जाता है और पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम में 2 रॉयल गोरखा राइफल के सैनिकों और बिहार रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान भाग ले रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा इस एक्सरसाइज का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के सैनिकों को उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनके बीच संबंधों को मजबूत किया जाए और एक बेहतर रणनीति बनाई जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कमांडर जमाल हुसैन ने कहा कि JF-17 प्रोग्राम में पाकिस्तान का योगदान महज 10 से 40% तक है, जो कि इस फाइटर जेट की लागत पर निर्भर करता है। हालांकि JF-17 का जो नया ब्लॉक 3 संस्करण है उसकी कीमत $50 मिलियन प्रति यूनिट है, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के इस बात का खंडन करता है कि JF-17 लड़ाकू विमान एक सस्ता लड़ाकू विमान है, जबकि तेजस मार्क 1 जिसकी अनुमानित लागत लगभग 42 यानी कि $42 मिलियन प्रति यूनिट है। पाकिस्तान के एयर कमांडर जमाल हुसैन ने कहा कि JF-17 फाइटर जेट एक बेहतर एयर डिफेंस फाइटर है और ये उन देशों के लिए बेहतर है जिनके पास कैश की कमी है। हालांकि उन्होंने ये भी नोट किया कि JF-17 ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए एक आदर्श फाइटर जेट नहीं है और JF-17 ब्लॉक 3 के एमुनेशन के बारे में हुसैन ने दावा किया कि इसे PL-15 मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज अमेरिकी निर्मित AMRAAM और फ्रांस की माइका मिसाइलों से लंबी है। हालांकि ये दावा भी उनका गलत हो सकता है क्योंकि AMRAAM और माइका मिसाइलों को चीनी आईएसआर रडार के साथ इंटीग्रेटेड करने के लिए अमेरिका और फ्रांस से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें F-35 का एक नया ग्राहक मिलने वाला है। हालांकि अमेरिका ने इस देश का नाम नहीं बताया। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 मई को अमेरिकी रक्षा विभाग से उन्हें $25 मिलियन से अधिक का अनुबंध मिला है और एक अज्ञात देश को F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में एक विदेशी सैन्य बिक्री ग्राहक के रूप में ये फाइटर जेट दिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में जानकारी काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों जो जानकार है वो कहते हैं कि बेल्जियम या फिनलैंड संभावित देश हो सकते हैं जो कि अमेरिका से इन F-35 फाइटर जेट्स को खरीदेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट के रूम में अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा काटा तो उनको भी जमकर सैनिकों ने पीटा। इमरान खान के खिलाफ कुल 114 मामले दर्ज हैं। उन पर लंबे समय से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और पुलिस उनके घर कई बार गई, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सका। फिलहाल इमरान खान को अरेस्ट करके कहां ले जाया गया है इसकी जानकारी नहीं मिली है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें घेर लिया गया था। उन्होंने कहा कि चारों तरफ से सैनिकों ने उन्हें घेरा था और उनके वकीलों से मारपीट की गई। ट्विटर पर भी एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कि इमरान खान के वकील जख्मी दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का वीडियो जमकर ट्विटर पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को लेकर तीखे बयान दिए थे और कहा जा रहा है कि इसी वजह से सेना ने उन्हें अरेस्ट किया है, ना कि पुलिस ने। इमरान खान के वकील ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे बायोमेट्रिक मशीन में अपनी हाजिरी लगाने वाले थे। इसी दौरान सैनिक आए और उन्हें खींच कर ले गए। वकील ने कहा कि सैनिक इमारत में लगे शीशे तोड़कर अंदर आए थे और उन्हें अरेस्ट करके ले गए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कि रेडियो को फ़ोन में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पुराना और सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। आपातकालीन स्थिति में रेडियो के माध्यम से सूचना जारी की जा सकती है। दरअसल दोस्तों, मैन्युफैक्चरर की ओर से रेडियो एफएम को डिसेबल कर दिया जाता है। एफएम रेडियो को भारत सरकार ने हर एक स्मार्टफोन में होना अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। पिछले कुछ सालों में मोबाइल हैंडसेट्स में एफएम रेडियो एप्लीकेशन मिलना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। केवल लो बजट फोन में ही एफएम रेडियो दिया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को निर्देश जारी करके कहा है कि अब से भारत में मिलने वाले प्रत्येक स्मार्टफोन में एफएम रेडियो होगा। एफएम रेडियो के हर एक स्मार्टफोन में मौजूद होने से रेडियो सर्विसेज उन लोगों तक भी पहुंच सकेगी जिनके पास इस तरीके के साधन नहीं है कि वे अलग से रेडियो सेट खरीद सकें और इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा रेडियो सर्विसेज के माध्यम से मुश्किल हालातों में भी देश के सभी नागरिकों को सरकार संपर्क बनाकर रख सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के एक वाहन पर आतंकी हमला किया गया था। इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप ने ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर दोस्तों एक प्रोपोगेंडा वीडियो जारी किया और दावा किया है कि वीडियो पुंछ में भारतीय सेना के हमले का है। हालांकि हम इस वीडियो को यहाँ पर नहीं प्रदर्शित कर सकते, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ दिखा वो हम आपको बताते हैं, जिसमें कि भारतीय सेना के जवानों ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया। दरअसल ये आतंकवादी संगठन इस प्रोपेगेंडा वीडियो को दिखाना चाहता था, लेकिन दाव अब इसका उल्टा पड़ गया है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर इन्होंने जारी किया है उसमें सेना के एक जवान को आतंकी हमले के दौरान फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। जवान को गोली लगती है और वो गिर पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, फायरिंग जारी रखता है। वीडियो शूट कर रहा एक आतंकवादी जिसके हाथ में AK-47 है पीछे से आता है और घायल जवान पर गोली चला देता है। आतंकी कई शॉट फायरिंग करता दिख रहा है, जिसमें से एक गोली जवान के कंधे पर लगती है। वीडियो में सैनिक खून से लथपथ है और आतंकवादियों की ओर से सेना के वाहन पर कई राउंड फायरिंग किए जाते हैं। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान लांस नायक कुलवंत सिंह, हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ऐसी स्थिति में भी सैनिकों ने इन आतंकियों का जमकर मुकाबला किया और आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। सैल्यूट है दोस्तों इन जवानों के लिए जो कि इन दुश्मनों का मुकाबला करते करते देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।